हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आप भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, केबीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। आप पूरी क्लास को अटेंड करें, 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों क्लास को पूरा देखिएगा और इसके वन लाइनर नोट्स के रूप में आप इसको जरूर लिखें। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि ठुंडी और कदमत बीच कहां पर स्थित हैं। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साबित होगा। अंडमान निकोबार में स्थित है, लक्षद्वीप में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। दोस्तों ठुंडी और कदमत बीच ये कहां पर स्थित है तो आपको नोट कर लेना है, ये लक्षद्वीप में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें ठुंडी और कदमत इन दोनों बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ये दोस्तों देता कौन है तो आपको याद रखना है, इसको देता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। कौन दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इसको देता है। किसको दोस्तों? ब्लू फ्लैग प्रमाणन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं तो आपको कहना है 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। ठुंडी और कदमत को भी हाल ही में इसका दर्जा दिया गया है, किसका? ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच का। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और कौन सा है? गोल्डन बीच। इसको आप नोट कर लें, कोई सा भी सवाल यहाँ से आपसे बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन ये कहाँ की संस्था है? ये डेनमार्क की संस्था है। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है। यह सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। मॉरिशस में होगा, फिजी में होगा, सिंगापुर में होगा, इंडोनेशिया में होगा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है तो आपको याद रखना है, ये फिजी में होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट। तो दोस्तों आपको याद रखना है 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 कहाँ हुआ था? नागपुर। इसको आप नोट करें। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और दोस्तों 2023 में कहाँ पर होगा? फिजी में होगा। इसको आप याद रखें। और दोस्तों 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों इसीलिए विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? फिजी में। अब आप कमेंट करके बताएं हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। केवल हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि G20 का मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं, G20 का सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। G20 का मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को किया गया, हर्षवर्धन श्रृंखला को किया गया, गिलबर्ट को किया गया है कि अनंत नागेश्वरन को किया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको बता दें G20 इसका मुख्य समन्वयक किसको नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन श्रृंखला। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और दोस्तों G20 2023 इसकी बैठक कहाँ पर होगी? 2023 इसका समिट दोस्तों अपने भारत देश में हो रहा है, आप सबको पता है। और दोस्तों इसके G20 के शेरपा कौन नियुक्त किए गए? अमिताभ कांत। ये भी सवाल उसको नोट कीजिएगा आप। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 2023 इसका शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। इसके मुख्य समन्वयक कौन है? चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? तो आप कहेंगे हर्षवर्धन श्रृंखला। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या दिया गया? वसुधैव कुटुंबकम। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। दोस्तों इसकी थीम ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों इसका थीम क्या है? वन अर्थ, वन नेशन,
दोस्तों वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली करके इसकी थीम है, वन फैमिली। इसको आप याद कर लें, इसको आप रट कर जाएं, आपकी परीक्षा में 100% सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों ये गिलबर्ट कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैंने आपको कई बार इस बात को नोट कराया था, गिलबर्ट बहुत ही सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा। इसका जवाब आपको बताना है। अनंत नागेश्वरन ये भारत के कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, अनंत नागेश्वरन जी हैं। दोस्तों आप नोट कर लें, ILO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसके दोस्तों हेड कौन बने हैं, गिलबर्ट बने हैं। इसको आप नोट करके रखें। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है, जिनेवा। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली किसकी थीम है, ये G20 की थीम है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि बुकर पुरस्कार 2022 से किसे प्राप्त हुआ है। ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। गीतांजलि श्री को मिला है, सोहान करुणा तलिका को मिला है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को मिला है। दोस्तों यहाँ पर बुकर पुरस्कार पूछा गया 2022 ये किसको मिला था, तो आपको याद रखना है ये सोहान करुणा तलिका। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा कर रखें। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। लेकिन बुकर पुरस्कार किसको मिला है, सोहान करुणा तलिका। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को किस लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है रेत समाधि इसलिए दिया गया है। और दोस्तों इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, टॉम ऑफ सैंड, वो किसने किया है, वो नाम महत्वपूर्ण रहेगा, डेजी रॉकवेल। ये दोस्तों नाम आप रट डालें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला नाम होगा। गीतांजलि श्री इनका जो दोस्तों उपन्यास है रेत समाधि, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, डेजी रॉकवेल ने किया है। दोस्तों नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, इस बात को भी मैंने आपको नोट कराया था। CSIR इसकी महिला हेड कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप तिर्की साहब बने हैं, मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं, कल्याण चौबे बने हैं, रोजर बिन्नी बने हैं। चारों नाम अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नई नियुक्तियां हैं चारों। दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अगर आपसे कहते हैं राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके हेड कौन है, दिलीप तिर्की साहब है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। इसको याद रखें आप। कल्याण चौबे ये क्या है, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं, फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में हेड कौन है, तो आपको याद रखना कल्याण चौबे। दोस्तों आपको मैंने एक नाम याद कराया था, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022, ये किसको चुना गया था, मनीषा कल्याण। इस नाम को भी आप याद रखें, मनीषा कल्याण, इसको भी आप नाम याद रखें, अति महत्वपूर्ण नाम है। रोजर बिन्नी ये कौन है, BCCI इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी साहब बने हैं। उम्मीद करता हूं चारों नाम आपने नोट कर लिए होंगे। दिलीप तिर्की कौन है, राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। मोहम्मद तैयब इकराम कौन है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। कल्याण चौबे कौन है, फुटबॉलर महासंघ के अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया था, मनीषा कल्याण को। रोजर बिन्नी कौन है, BCCI। इस बात को भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और क्लास को पूरा अटेंड करें, 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज है।
दोस्तों जीएसटी संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? गोवा, मुंबई, मणिपुर, मेघालय। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जीएसटी संग्रहालय, इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई है? तो मैंने आपको बताया था गोवा में की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया था? धरोहर। धरोहर, धरोहर दोस्तों इसका नाम रखा गया था, आपको याद होगा। बात करते हैं जीएसटी। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से संबंधित। और ये दोस्तों कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों हुआ था? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत देश में लागू हो गई थी। इस बात को भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों एक दो सवाल जीएसटी से और पूछे जाते हैं। नंबर 1, अगर आपसे कह दिया जाए जीएसटी काउंसिल, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 279। क्या है दोस्तों? 279A। इसका उल्लेख किसका है? 279 में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। लेकिन अगर आपसे केवल जीएसटी कहा जाता तो इसका उल्लेख किसमें? 246A। इसको भी आप नोट कर लें। जीएसटी से जितने सवाल हो सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए, इनको आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट कर बताएं भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी शामिल हुई हैं? 5, 6, 7, 8। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। और ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला सवाल होगा, स्टार लगा के रखें। दोस्तों आपको बता दें नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बी दोस्तों शामिल होंगी? तो आपको याद रखना है 6 पनडुब्बी। अब वो 6 पनडुब्बी का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल क्रम से। कौन कौन सी? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, और एक लास्ट कौन सी है? बागशीर। दोस्तों आपको बता दें ये बागीर, ये 5वें नंबर की, इसको दोस्तों हमारी नौसेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे बागीर को शामिल किया गया, 5वें क्रम की है। कौन सी है? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागशीर। ये 6 पनडुब्बी दोस्तों बनाई जा रही हैं। अब ये बताओ दोस्तों आप कमेंट करके कि किस देश की सहायता से इसको तैयार किया जा रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में 100% आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को बनाया गया, पीटी उषा को बनाया गया, मीराबाई चानू को बनाया गया, निखत जरीन को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो आप नोट कर लें, पीटी उषा जी को बनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और यह सवाल एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों पीटी उषा, इनको क्या क्या कहते हैं? पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, इनको दोस्तों पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। उड़न परी भी कहा जाता है इनको, इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं। निखत जरीन, इनका संबंध किससे? बॉक्सिंग। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दोस्तों निखत जरीन ने अपने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? तुर्की में हुई थी, इस्तांबुल में। इसको आप नोट करके रखें, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद रखें। यह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंडमान और निकोबार, इसको दोस्तों अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। बात करते हैं मणिपुर में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? तो आपको याद रखना है लोकटक झील,
लोकटक झील। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे मणिपुर में। असम में दोस्तों क्या है? देहिंग पटकाई। क्या है? देहिंग पटकाई। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओरांग हो गया, नामेरी, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, ये सब कहाँ पर स्थित हैं? ये सब के सब असम में स्थित हैं। और आप कमेंट करके बताएं काजीरंगा किसके लिए फेमस है, किस जानवर के लिए? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा आप। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या याद रखना है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नामदफा हो गया, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और पाके टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि हिम प्रहरी योजना का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या सिक्किम? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हिम प्रहरी योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? नोट करके रखें दोस्तों, एक योजना आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछी जाएगी। इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें। अगर आपसे कह दिया जाए छत्तीसगढ़, इसको है दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की एक योजना और है दोस्तों, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। गुजरात, सीमा दर्शन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सीमा दर्शन योजना कहाँ की है? गुजरात की। सिक्किम, दोस्तों सिक्किम की योजना जल्दी से बताएं। एक कोई सिक्किम की योजना आपको कमेंट कर बतानी है, महत्वपूर्ण योजना है और मैंने आपको नोट भी कराई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मेंडोस नामक चक्रवात का नामकरण किसने किया? ये सवाल के ऊपर आप स्टार लगा के रखें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। मेंडोस नामक चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया है, श्रीलंका ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है कि पाकिस्तान ने किया है? दोस्तों आपको बता दें 2022 में ये पहला चक्रवात था जो दोस्तों आया था, मेंडोस। और इसका नामकरण किसने किया था? तो आपको याद रखना है संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं म्यांमार ने दोस्तों तौकाते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। और दोस्तों श्रीलंका, असनी चक्रवात का नाम दोस्तों श्रीलंका ने किया था। और पाकिस्तान ने गुलाब। ये सब दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ, तौकाते, असनी, गुलाब, ये सब के सब चक्रवात के नाम हैं। और ये किसने नामकरण किए हैं? तो आपको याद रखना है तौकाते, इसका नामकरण किसने किया था? ये नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। और तौकाते का अर्थ क्या होता है? आवाज करने वाली छिपकली। और श्रीलंका ने दोस्तों क्या नाम रखा? असनी का मतलब होता है क्रोध। और दोस्तों ये मेंडोस का अर्थ क्या होता है? खजाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पूछा जाने वाला सवाल होगा। इसको आप नोट करके रखें। इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे सारे सवाल। और दोस्तों पाकिस्तान ने क्या नाम रखा था? गुलाब। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। और जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो इस सीरीज को बिल्कुल मिस ना करें। 100% आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले सवाल होंगे सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस स्टार्टअप को द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 मिला है? लगाइएगा स्टार। परीक्षा में 100% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। खेती, जीवा, सुस्पेस, सी स्पेस, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें ये कौन सा स्टार्टअप है जिसको अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो आपको याद रखना है खेती। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं जीवा कार्यक्रम दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाबार्ड के द्वारा जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब दोस्तों नाबार्ड की बात आई तो नाबार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करें। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12
12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना है केवी साजी। इसको आप ध्यान रखें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण है। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों सी स्पेस, आपको याद होगा केरल ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। नाम क्या रखा है? सी स्पेस। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि परम पोरुल सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? IIT गांधीनगर, IIT गुवाहाटी, IIT तिरुचिरापल्ली, IIT रुड़की। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर जो आपको याद होने चाहिए। आपसे दोस्तों एक दो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। दोस्तों परम पोरुल सुपर कंप्यूटर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको याद करना है NIT तिरुचिरापल्ली। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों परम पोरुल किससे संबंधित है? NIT तिरुचिरापल्ली। अब बात करते हैं परम अनंत सुपर कंप्यूटर। परम अनंत सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? NIT गांधीनगर। अगर आपसे कह दिया जाए परम कामरूप, ये सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? NIT गुवाहाटी। दोस्तों असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। IIT रुड़की परम गंगा सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की। बात करते हैं दोस्तों IIT खड़गपुर, इसके द्वारा दोस्तों क्या है? परम शक्ति। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? IIT खड़गपुर के द्वारा। इतने सुपर कंप्यूटर हैं। कोई सा भी एक सवाल आपसे परीक्षा में बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है चंबल, सिंधु, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों नदियों का एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स होता है। SSC एक सवाल पक्का पूछता है आपकी परीक्षा में। कृष्णा नदी है, नर्मदा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको नोट कर लेना है, ये सबकी सब यमुना नदी की सहायक नदी हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, जैसे कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की दोस्तों कौन कौन सी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है मूसी और तुंगभद्रा, घाट प्रभा, और एक लास्ट और लिख लीजिएगा मालप्रभा। घाट प्रभा और मालप्रभा ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब की सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है। ओंकारेश्वर बांध, धुआंधार जलप्रपात, सरदार सरोवर बांध, ये सब किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अब बात करते हैं गोदावरी, इसकी सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती। ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है, इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। 1980, 1969, 1949, 1935। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको नोट करना है 1969 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर, इसके ऊपर आप स्टार लगाएं। ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1980 में। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए RBI भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको नोट करके रखना है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI की। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। दोस्तों इसकी आप पूरी डेट नोट कर लें। 1 अप्रैल 1935
ये दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? 1934 के अधिनियम से हुआ था, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वर्तमान में दोस्तों इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इस बात को भी आप याद रखें। बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सीडी देशमुख। इसको आप नोट करें। जितना दोस्तों सवाल हो सकते थे मैंने सारे सवाल आपको नोट करा दिए हैं, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों एक सवाल आपसे और पूछा जाता है इंपीरियल बैंक का। वो सवाल मैं दोस्तों अभी आने वाले प्रैक्टिस सेट में लेने वाला हूँ, वो सवाल भी महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है हाथी गुम्फा अभिलेख निम्नलिखित में से किसके समय का है? लगाइएगा स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। भानुगुप्त के समय का है, पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, रुद्रदामन के समय का है, खारवेल के समय का है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सारे सवाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख ये किसके समय का है? तो आपको याद करके रखना है, ये सब के सब खारवेल के समय का है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लें। उड़ीसा। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसके समय का है? खारवेल का। अब बात करते हैं भानुगुप्त, इनके समय का क्या है? ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख किसके समय का है? तो आप कहेंगे भानुगुप्त के समय का है ऐरण अभिलेख। दोस्तों आपको बता दें सती प्रथा। सती प्रथा दोस्तों सती प्रथा इसका पहली बार उल्लेख, सती प्रथा का पहली बार उल्लेख कहाँ पर किया गया था? ऐरण अभिलेख में किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखें। बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय, इनके समय का कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। अहोल अभिलेख ये किसके समय का है? ये पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। अगर आपसे कह दिया जाए रुद्रदामन, इनके समय का है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसके समय का है? तो आप कहेंगे रुद्रदामन। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुन लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। भानुगुप्त के समय का कौन सा है? ऐरण अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के समय कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख किसके समय का है? रुद्रदामन। और दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का है? खारवेल। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सीएजी का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में एसएससी जीडी की पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 280। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें सीएजी इसका संबंध किस अनुच्छेद से होता है? 148। आपका ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के पहले सीएजी कौन थे? नरहरि राव ये दोस्तों भारत के पहले सीएजी थे। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 263, इसका संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखें। अनुच्छेद 280 इसका संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। आइसलैंड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ आपसे ये नहीं पूछा गया किस देश में स्थित है, आपसे पूछा गया है ये किस तट पर स्थित है। तो आपको याद करना है क्वींसलैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लेंगे। अगर आपको सवाल कठिन करेगा तो दोस्तों ऐसे सवाल आपके सामने आएगा। वैसे तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। इसको भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहाँ पर घास के मैदान क्या कहलाते हैं? डाउन्स यहाँ पर घास के मैदान कहलाते हैं। और दोस्तों प्यासी भूमि की धरती कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि गरस्ती चालीसा प्रचंड 50
चीखता साठा संबंधित है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पवने, या दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पवने, या पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिणी पवने। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इस सवाल को आप एक बार खुद से रीचेक कर लेंगे, इस सवाल को आप एक बार खुद से रीचेक करेंगे अपने आप से कि ये आंसर ठीक है या कोई और आंसर होगा। इसको आप रीचेक करेंगे, उसके बाद इसको सच मानेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम सवाल है, पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। आपको बता दें पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको याद कर लेना है 12 अक्टूबर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान रखें। बात करते हैं 8 अक्टूबर, इसको क्या मनाते हैं? वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। इसके अलावा 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस, यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, क्योंकि दोस्तों यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई है, आप सबको पता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। आप सबको मैंने कई बार नोट भी कराया है, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को। अब आप कमेंट कर बताएं सुशासन दिवस जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट कर छाप के बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, और कमेंट में ये बताएं कि आप इन 20 सवालों में से कितने सवाल सही कर पाए हैं। अपना स्कोर आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपको दोस्तों ये भी बताना है कि इस सीरीज को लगातार शुरू रखना चाहिए कि नहीं, आपके एग्जाम तक इस सीरीज को जारी रहना चाहिए या नहीं, इसका जवाब भी दोस्तों आपको कमेंट कर बता देना है। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।